बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत कुछ ज़मान पर लाहौर से, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ईद के दिन भी चल रही हैं और चांद रात भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हुई हैं, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप सब लोगों को जी ईद मुबारक। पाकिस्तान में आज भरपूर तरीके से ईद मनाई गई और एक ही दिन मनाई गई। इस साल पॉपुलर रईस साहब ने भी कोई काम नहीं दिखाया, और चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से कन्वे किया गया था कि भाई दो ईदों वाला कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, ईद वही होगी जो रुयत हलाल कमेटी अनाउंस करेगी। लिहाजा मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब जब से आए हैं तो सूरत हाल काफ़ी बेहतर है, और वो एक मुखासमत जो चल रही थी उलमा कराम के दरमियान खासतौर पर रुयत हलाल के हवाले से, वो ख़त्म हो चुकी है। तो मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब हमारे दोस्त हैं, उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। 30 रोज़े रखे तो सब ने ईद मनाई है आज, बहुत बहुत मुबारक हो एक बार फिर। तो इस ईद के मौके पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सर्विसेज चीफ को फ़ोन किया है, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल आसिम मुनीर साहब, आर्मी चीफ और पाक फ़िज़ाइया के सरबराह, पाक बहरिया के सरबराह, सबको टेलीफोन पे मुबारकबादें दी हैं। और दूसरी जानिब ISPR की तरफ से भी एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है, जिसमें तमाम सर्विसेज चीफ की तरफ से पूरी कौम को ईद की मुबारकबाद दी गई है। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है जब से आर्मी चीफ आए हैं जहाँ आसिम मुनीर साहब। अब इज्तिमाई तौर पे जो इस तरह के इवेंट हैं इज्तिमाई तौर पे मुबारकबाद दी जाती है, वरना ISPR जो है वो सिर्फ आर्मी चीफ तक महदूद होकर रह गया था। लेकिन अब ये नई पॉलिसी है, अब वही उसी ISPR से तमाम सर्विसेज चीफ की तरफ से मुबारकबाद दी गई है, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, पाक फ़िज़ाइया के सरबराह हैं, पाक बहरिया के सरबराह हैं, आर्मी चीफ हैं। तो एक अच्छी साइन है। दूसरा एक और भी हमने देखा है कि इमेज बिल्डिंग जो एक खास तौर पे पिछले कई दहाइयों से चला आ रहा था कि आर्मी चीफ की इमेज बिल्डिंग की जाती थी खास तौर पे, इस दफ़ा आर्मी चीफ की इमेज बिल्डिंग नहीं की जा रही, बल्कि फ़ौज का परसेप्शन जो है वो लोगों में थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो उस सूरत में बेहतर होगा अगर आप बाजवा साहब की जो पॉलिसीज़ हैं उनसे 100% कट ऑफ हो जाएंगे। अगर जहाँ बाजवा जब तक जहाँ बाजवा की पॉलिसी है, जहाँ बाजवा की रूह जो है वो मौजूद है, या उन्होंने जो फैसले किए गलत फैसले किए, अगर उनकी कंटिन्यूटी कहीं भी नजर आएगी तो फिर ये परसेप्शन जो है वो बेहतर नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, क्योंकि पहले भी बहुत टाइम गुजर चुका है, जितना जल्दी मुमकिन हो सके जनरल बाजवा की पॉलिसियों से दूर दूर तक उसका शायबा भी नहीं होना चाहिए, और वो प्रैक्टिकली नजर आना चाहिए। और फिर यह कि तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स को अगर ए पॉलिटिकल हैं तो फिर तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि बाजवा साहब के ज़माने में अगर एक काम हो रहा था तो मौजूदा ज़माने में दूसरा काम हो, या कियानी साहब के ज़माने में अगर एक काम हो रहा था तो रहील शरीफ साहब के दरमियान ज़माने में दूसरा काम शुरू हो गया था। तो ये नहीं होना चाहिए। एक अक्रॉस द बोर्ड एक पॉलिसी बना लेनी चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए, और फिर बाकी जो मामलात हैं फैसले हैं वो इदारों पर छोड़ देने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पे छोड़ देने चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर ये काम नहीं होगा तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त पूरी कौम जो है वो इलेक्शन मांग रही है, इंतखाबात मांग रही है, वो रजीम चेंज को मुस्तरद कर चुकी है, यकसर मुस्तरद कर चुकी है। तो वो जिसका भी ये बेबी था, रजीम चेंज का कॉन्सेप्ट था, जिसका भी था, जो भी उसमें शामिल था, वो मेरा ख्याल है उन सबको भी अपनी राय पे रिव्यू करना चाहिए। जो चले गए हैं वो तो चले गए, और जो हैं मौजूद हैं उनको भी इस बारे में रिव्यू करना चाहिए कि ये कामयाब नहीं हुआ, कौम ने इसको कबूल नहीं किया। तो लिहाजा बेहतर यही है कि नफरतें मजीद बढ़ाने के बजाय नफरतों को कम करना चाहिए और कौम के साथ साथ चलना चाहिए। एक साफ शफाफ फ्री फेयर इलेक्शन अगर मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप और मौजूदा जुडिशरी दे देती है, एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन दुनिया को नजर आए, और उसमें और ये उसी वक्त होगा जब फौजी क़यादत, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा क्लियर मैसेज है जी, ये कोई माने या ना माने, कि हमारे यहाँ अभी भी जो सबसे ज़्यादा ताकत है वो रावलपिंडी के पास है, और रावलपिंडी जब तक ना चाहेगा उस वक्त तक हालात ठीक नहीं हो सकते, उस वक्त तक इलेक्शन नहीं हो सकते, उस वक्त तक तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स एक टेबल पे नहीं आ सकते। और सुप्रीम कोर्ट के पीछे भी सुप्रीम कोर्ट को भी फोर्स चाहिए, एक तो है लोगों की फोर्स चाहिए, लोगों की, वो लोग साथ हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की जो अवाम उन्नास है, बड़ी अक्सरियत, बहुत बड़ी अक्सरियत वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक कोई
हुकूमती काश साजिश जो है वो कामयाब नहीं हो सकी, हिम्मत नहीं पड़ रही। वरना तो ये उठा के अब तक चीफ जस्टिस साहब को और दीगर ऑनरेबल जजेस को कब से उठा के बाहर फेंक चुके होते और उनको गैर मुतल्लक कर चुके होते। लेकिन ऐसा इतना आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम जो है वो बिल्कुल दूसरी सोच रखते हैं। वो इस वक्त अशराफिया की सोच के साथ उनकी सोच नहीं मिली। माजी में ऐसा होता था कि जो सदर ममलिकत इसहाक खान साहब ने कर दिया उसको लोगों ने मान लिया, जो फारूक लगारी साहब ने कर लिया वो मान लिया, जो आर्मी चीफ ने कर दिया वो मान लिया, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कर दिया वो मान लिया। लेकिन अब नहीं ऐसा होता। अब लोग खुद अपना माइंड अप्लाई करते हैं और खुद एनालिसिस करते हैं और खुद वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। उसकी वजह कि सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इंफॉर्मेशन की अब इंफॉर्मेशन को रोक नहीं सकते, कोई भी नहीं रोक सकता। एक लम्हे में एक खबर जो एक लम्हे में, एक सेकंड में, विद इन अ सेकंड, बल्कि माइक्रो सेकंड में खबर जो है वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। और एक सिर्फ ट्विटर पे एक ट्वीट करना होता है और वो पूरी दुनिया में वो फैल जाती है ये खबर विद इन नो टाइम। और वो उस खबर को बाद में कोई मीडिया मैनेजमेंट होती रहे, टीवी चैनल्स आप मैनेज कर लेंगे, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो मेजॉरिटी जो है, एक दुनिया बहुत बड़ी अक्सरियत वो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पे। और फिर वो ट्विटर के नए ओनर जो हैं उन्होंने तो एक और बात कर दी है, वो तो सिटीजन जर्नलिज्म को फ़रोग देने की बात कर रहे हैं कि अब नया कॉन्सेप्ट आ रहा है सिटीजन जर्नलिज्म, और हर शहरी यानी कि सहाफ़ी है और वो ट्विटर का जो है प्लेटफॉर्म मुहैया होगा, फेसबुक का प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाएगा, तो उसमें हर शहरी वो है वो सहाफ़ी होगा। और सिटीजन जर्नलिज्म का मतलब यही है कि हर शहरी को आप बना दें जी एक कलम और इजहार की जो तलवार है उसके हाथ में पकड़ा दें और वो खुद मैदान में उतरे। और फिर उन्होंने ये भी कहा है, ट्विटर के जो ओनर है उन्होंने कहा कि अब ये नहीं होगा ये कि जनाब 5-7 जो चीफ एडिटर्स हैं बैठ के, उसने अपने जो इंटरनेशनल बात कर रहा था पर्सपेक्टिव में कि न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट या BBC, CNN, फॉक्स न्यूज़, ये बस 5-7 बैठें और ये एक एजेंडा सेट करें और जो ये मुनासिब समझेंगे वही चीज़ आगे जाएगी, वही इंफॉर्मेशन पास ऑन होगी, जो ये चाहेंगे नहीं जाएगी वो नहीं जाएगी। तो वो उन्होंने उसको भी रद्द कर दिया। उन्होंने कहा जी अब इससे भी ये सारा जो दरमियान में सेंसर्ड जो है जोन, सेंसर्ड जोन, इसको भी सारा निकाल देंगे, ये सेंसरशिप का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। तो इस हद तक हम जा रहे हैं, तो इसलिए सोचना चाहिए कि उसी तरफ जाना चाहिए हमें भी, पाकिस्तान में भी अभी से चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। मैनेज इस सेंस में, गुड सेंस में मैनेज करना चाहिए। लोगों के, अगर लोग गलत हैं तो उनको सजा होनी चाहिए। अगर लोग ही समझते हैं कि नहीं जनाब ये पूरे का पूरा अब फलां, अब वो लोग परखते हैं कि जी मौजूदा आर्मी चीफ को साबिक आर्मी चीफ के साथ खुद ही कंपैरिजन कर रहे होते हैं और मौजूदा DGIS को पिछले DGIS से कंपैरिजन कर रहे होते हैं, मौजूदा वजीर आजम को पिछले वजीर आजम से, मौजूदा चीफ जस्टिस को पिछले चीफ जस्टिस साहब से, और इसी तरीके से मीडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है वो भी कंपैरिजन खुद ही कर रहे होते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। और उनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी ज़बरदस्त होती है कि एक एंकर एक दिन एक बात करता है, अगर दूसरे दिन कोई और बात कर रहा है तो फौरन समझ जाते हैं कि ये एजेंडा सेटर है और ये कहीं से इसको कोई पर्ची या चिट आ गई है, इसलिए उस तरफ हमें ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए जनाब ये समझने की कोशिश है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और अगर फारी पाकिस्तान का, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, मिलिट्री लीडरशिप का ये एक स्लोगन रहा है कि जी हमने जितनी भी कामयाबी हासिल की हैं वो पाकिस्तान के अवाम के साथ मिल के की हैं और पाकिस्तान के अवाम के कोऑपरेशन के बगैर कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकती, तो फिर ये बात है, तो फिर जनरल विल जो है पीपल्स ऑफ पाकिस्तान की जनरल विल, उसके साथ फिर जोड़े जाना चाहिए। और अगर उनकी राय गलत भी नहीं है, उनकी सोच गलत भी नहीं है और वो समझते हैं कि एक पूरे का पूरा एक कोशिश की गई थी, पिछले 40 साल में जो एक कोशिश की गई, एक सफाई सुथराई करने की कोशिश की, पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की बात हो रही थी, वो एक इन डिटेल मैं फिर बात करूंगा। लेकिन एक बुनियादी 3-4 बातें बुनियादी थी। एक तो था करप्शन फ्री, हमने इस सोसाइटी को बनाना है, करप्शन फ्री मुल्क बनाना है, अकाउंटेबिलिटी का तस्वर था। दूसरा ये था कि हमने खानदानी सियासत का खात्मा करना है। जब वो खानदानी सियासत जैसे ही खत्म होने की तरफ बढ़ती है और ये खानदान जो है वो माइनस होना शुरू होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज माइनस नहीं होती, खानदान जब माइनस होना शुरू होते हैं तो फिल फॉर पहले परवेज मुशर्रफ साहब ने, जनरल मुशर्रफ साहब ने ये काम किया कि इन खानदानों को दोबारा जमा किया और कौम के सामने पेश कर दिया और मुसल्लत कर दिया। वरना जो 2002 से काफी हद तक सफाई हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद थी, काम कर रही थी, मुस्लिम लीग नवाज काम कर रही थी, बाकी जमातें काम कर रही थी, लेकिन चंद खानदान थे वो आउट हो रहे थे। लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने वो काम किया, उन खानदानों को दोबारा वापस ले आए। फिर एक सिलसिला चला और उसके बाद फिर
ایک کام سلسلہ کامیابی کی طرف بڑھ رہا تھا، اور جنرل باجوہ صاحب نے اور ان کی ٹیم نے یہ کام کیا، انہوں نے پھر وہی کام کری، دوبارہ لا کے بٹھا دیا ان تمام خاندانوں کو، جن خاندانوں کے بارے میں اتنی محنت سے وہ بنایا جاتا رہا، جن نیریٹو بنایا جاتا رہا اور بھرپور قسم کی لڑائی لڑی جاتی، لوگوں کے ذہن مسخر کیے گئے، ذہن سازی کی گئی، لیکن پھر وہی کام کر دیا گیا۔ بہرحال یہ تجربات سے چیزیں کچھ نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ خود بھی ماشاءاللہ بڑے تگڑے لوگ ہیں، تو آپ خود کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، اور لوگوں کی اگر اپروچ صحیح ہے، لوگوں کی اپروچ صحیح تھی تو لوگوں نے آپ کی جو جتنی بھی محنت تھی وہ اس محنت کو وہ آگے بڑھا رہے تھے، اور اس نیریٹو کو انہوں نے قبول کیا تھا، اڈاپٹ کیا تھا، ایبزارب کر لیا تھا۔ تو اب آپ نے پھر ریورس گیئر لگایا تو لوگ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چل رہا ہے معاملہ، اور پالیٹکس چل رہی ہے، پالیٹکس کہاں تک پہنچی ہے انشاءاللہ پیغام رسانی کے کام چل رہے ہیں۔ اچھا، محمد بن سلمان صاحب کی جو نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، مریم صاحبہ کی ملاقات ہوئی، مزید ڈیٹیلز آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے جی کہ ملاقات ہوئی ہے، اور جو کنوے کیا گیا ہے مریم صاحبہ نے کنوے کیا ہے نیچے اپنے پاکستان میں، ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو کچھ بیان فرمائیں وہ ہماری پالیسی نہیں ہوگی، بلکہ مذاکرات کے حوالے سے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں گے اس کو ٹو کرنا ہے۔ یہ بڑی بہت ہی میننگ فل بات ہے کہ شہباز شریف صاحب جو کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، جو مولانا فضل الرحمان صاحب جو گفتگو کریں گے یہ نون لیگ کی پالیسی ہوگی، یعنی اب نون لیگ کی ترجمان جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب نہیں ہوں گے، حمزہ شہباز نہیں ہوں گے، سلمان نہیں ہوں گے، اور جو ٹیم مذاکرات کر رہی ہے وہ نہیں ہوگی، بلکہ نون لیگ کی خالص پالیسی مولانا فضل الرحمان صاحب بیان کریں گے۔ لہٰذا انہوں نے کہہ دیا جی ہم مذاکرات فی الحال نہیں کر سکتے ہتھوڑے کے زور پر، تو پہلے بندوق کی نوک ہوتی تھی، اب ہتھوڑا ہوتا ہے، یعنی کہ جوڈیشری کے ذریعے ہم مذاکرات نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ کیوں ہوا ہے سارا کچھ؟ اس میں مریم صاحبہ نے کیوں کہا؟ وہاں پہ ایم پی ایس کو کچھ جو انہوں نے آگے کنوے کیا اس سے ہم اخذ کر سکتے ہیں چیزیں۔ انہوں نے نواز شریف صاحب نے اور مریم صاحبہ نے زیادہ کیونکہ نواز شریف صاحب ذرا زیادہ سنتے ہیں اور کم بولتے ہیں، تو وہاں پہ مریم صاحبہ زیادہ بولی ہیں، اور مریم صاحبہ نے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر اپنا موقف پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور اپنے ساتھ جو ظلم و ستم ہوئے وہ جنرل باجوہ صاحب نے کیے، اور پچھلے 6 سالوں میں جنرل باجوہ صاحب کے 6 دور میں جو فوج کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ جو ہوئے وہی ساری انہوں نے بیان کی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ تو یہ ظلم ہوا ہے، اور اور دوسرا انہوں نے جو اپنا ایک طویل ریلیشن شپ ہے سعودی عرب کے ساتھ، ان کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ دوسرا انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ جی ان پہ اعتبار نہیں آپ نے کرنا، اور کیونکہ ان کو اندازہ ہے مریم صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو کہ چیزیں وہاں پہ اتنی خراب نہیں ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں جتنی یہ یہاں پہ بیان کرتے ہیں، بالکل خراب نہیں ہے، تو ان کو رام کرنے کی کوشش کی، ان کا جی کہ یہ بہت ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور پھر کچھ اپنی باتیں انہوں نے رکھی ہیں کہ ہمیں یہ شیورٹیز چاہیے ہمیں اپنی، اور اس میں ظاہر ہے مین یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی اگر ہو جائے، سزائیں ختم ہو جائیں، ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے، لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے، تو پھر ہمارے لیے بھی تو کوئی دو خیر کے بولے جائیں۔ تو عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے یہی کہا کہ یہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال جو گفتگو انہوں نے کی ہے، لیکن اپنے لیے پھر یہ ہے کہ اگلے الیکشنز میں اپنا حصہ کیا ہوگا، کیا کہاں سے کس کو کیا ملے گا، تو وہ ساری چیزیں وہ رکھ دی گئی ہیں، اور اب ادھر سے انتظار کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے واپس کیا ہوتا ہے۔ تو ایک بیک ڈور چینل پہ یہ ڈائلاگ چل رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے اسی نتیجے پہ پہنچنے کی۔ تو یہ ڈیٹیلز تھیں، انشاءاللہ باقی کچھ چیزیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔